अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे काफ़ी अफसोसनाक खबर के हवाले से, क्योंकि जो इस वक्त मनाजिर हम फ़लस्तीन में देख रहे हैं, इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, दहशत गर्दी का तनाजुर उसको हम कह सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। बेतहाशा वहाँ पर अब खून बहाया जा रहा है, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर बमबारी की जा रही है और जवाज़ ये पेश किया जा रहा है कि वहाँ पर शिद्दत पसंद, अस्करियत पसंद मौजूद थे। अगर वो थे तो कहाँ हैं, और अगर उनको मारना ही था या उनको पकड़ना था तो डिप्लोमेटिक तरीके से तमाम चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। क्या ये रास्ता अपनाना इसराइल के लिए ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है क्या उनके लिए? और जिस तरह से खून की नदियां अब फ़लस्तीन के अंदर बहाई जा रही हैं, लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है, वहाँ पर उन्होंने अपने अपने घर बार को खो दिया है, और जिस तरह से उन पर कहर टूटा हुआ है, क्या ओआईसी इस चीज़ को बाखूबी तरीके से देख रही है? तमाम मुस्लिम ममालिक इस चीज़ पे अब एक पेज पर आते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इस पे पुरजोर मजम्मत की है इस तमाम वाक़े के ऊपर, और खान साहब ने यह कहा है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हूं और इसराइल की जानिब से किए जाने वाले इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। इसके साथ साथ ना सिर्फ अब इस्लामी ममालिक बल्कि अमरीका ने भी इसकी शदीद मजम्मत की है और फौरी तौर पर तमाम चीज़ें रोकने की हिदायत भी की है। क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये चीजें हमारे सामने आई हैं और ये किस चीज को, किस फेस को हमें सामने पेश कर रही हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हैं, साबिक सफीर हैं। उनसे इस पे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे सबसे पहले, ये जो तमाम चीजें हमारे सामने आई हैं, बहुत ही अफसोसनाक मामला, इसराइल की जानिब से बर्बरियत का जो मुजाहरा किया गया उसको दहशतगर्दी के तौर पर देखें तो वो भी गलत नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इस पे? देखें, ये तो जब से इजराइल को वजूद में लाया गया हम्म। वेस्टर्न ममालिक के कुव्वतों के तरफ से, खासतौर पे बरतानिया, सही। उस वक्त से लेके अब तक ये जुल्म तादी जबर सितम फलस्तीनियों पर जारी व सारी है। हम्म। कंडमनेशन हर दफा होती है, बहुत सारे ममालिक करते हैं, लेकिन वो जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर कोई इतनी सीरियस एफर्ट्स नजर नहीं आ रही सही। है। और इससे मेरी मुराद ये है कि इससे और अगर पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, हम्म। तो एक जो जायोनिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ था 1897 में, उसके बाद से लेके अब तक अगर आप देखें तो एक रोड मैप है, उसके मुताबिक काम हो रहा है। ठीक। उस रोड मैप के मुताबिक आप देख रहे हैं कि इजराइल को तस्लीम भी किया जा रहा है पूरे हम्म। खत्ते में, हम्म। और मेरा इशारा यूएई की तरफ है और बाकी ममालिक जो उन्होंने किया है और हम्म। बाकी ममालिक करने जा रहे थे। अब इसकी वजह से शायद कुछ उसमें रुकावट थोड़े अरसे के लिए पड़ जाए। सही। अब मैं आ जाता हूँ सीधा आपके सवाल पर कि अब क्या हो रहा हम्म। है। अब ये हो रहा है कि जो ये बर्बरियत जारी है, जो मस्जिद अक्सा में नमाजियों के ऊपर जो गोलियां बरसाई गई और जिस तरीके से नमाज पढ़ते हुए उनको जदोकोब किया गया बिल्कुल। और जख्मी किया गया, जो कि कसीर तादाद में 30 से ज्यादा तो पहले दिन जख्मी हो गए हम्म। थे, और अब तक की उसके बाद इसराइलियों ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। बिल्कुल। और जाहिर है उसके रिटेलिएशन में हमास ने जो रॉकेट फायर किए हैं, वो रॉकेट फायर अपने सेल्फ डिफेंस में किए, वो भी हम्म। नहीं करे हम्म। तो मरता क्या नहीं करता। हम्म। व्हाइट हाउस या अमेरिका ने जो कंडेम किया है, आपने अपने बयानिए में बिल्कुल बिल्कुल फरमाया, बिल्कुल। सही फरमाया, लेकिन पहले उन्होंने हमास को कंडेम किया है हम्म। कि उन्होंने रॉकेट क्यों बरसाए, हम्म। और कहा कि इसराइल ने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद सुनी बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन उससे हटकर अगर बात करें आप, तो आप हम किस दुनिया में रह रहे हैं? उस दुनिया में रह रहे हैं जहां ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि हम वन स्टेट थ्योरी की तरफ काम कर रहे हैं, और बजाय टू स्टेट थ्योरी, जो ओस्लो अकॉर्ड और जो कैंप डेविड अकॉर्ड है, उसकी धज्जियां बिखेरते हुए सही। सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2334 है, उसके सही। मुताबिक ये दो स्टेट थ्योरी पे ही चलना था। सही। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन का जो मैंने हवाला दिया, लोग जिक्र भी नहीं करते हैं। ठीक। पाकिस्तान को भी चाहिए था, टर्की को भी चाहिए था कि इंटरनेशनल कानून का जिक्र करें। हम्म। सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग कॉल की है परसों, यानी मंडे के दिन, सही। बंद कमरे में। अमेरिका ने उनको कहा कि आप इस पे एज अ मेंबर, हम्म। एज अ P5 मेंबर, अमेरिका ने कहा कि आप इस पे ओपन स्टेटमेंट न दें ठीक। अभी। तो सिक्योरिटी काउंसिल उस पे ओपन स्टेटमेंट देने के काबिल भी नहीं रहा। सही। तो अब हम इस दुनिया में रह रहे हैं। अब इस हकीकत को अगर सामने रखें, फिर देखें कि इस्लामिक ममालिक ने क्या किया। हम्म। इस्लामिक ममालिक
जो कि कंडेमनेशन कर रहे हैं, चलें बेहतर है जुबानी तौर पर। वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। ना कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, हम्म। इलाजे गम नहीं करते बिल्कुल फकत तकरीर करते हैं। बिल्कुल। इलाजे गम ये है, इलाजे गम ये है कि वो ओआईसी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, गो कि नाकारा ही सही, लेकिन कम अज कम हमारे जमीर को झिझोड़ने के लिए 57 ममालिक का ये ब्लॉक बहुत पावरफुल अच्छा, ब्लॉक आप होता है क्या समझते हैं इंटरनेशनल। डॉक्टर साहब, ओआईसी का किरदार क्यों इतना कमजोर नजर आ रहा है? अब हर जगह से ये आवाज उठ रही है कि ओआईसी इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, सिर्फ जबानी जमा खर्च ही क्यों किया जा रहा है, इसको बाकायदा तौर से बाय लॉ या बाय फैक्ट इस पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा अब तक? मसलेहत जो ओआईसी को चलाने वाले लोग हैं, हम्म। खास तौर पर इसके प्रेसिडेंसी और बाकी मजबूत ममालिक गल्फ कंट्री के, ठीक। वो सरे आईना कुछ और है, पसे आईना कुछ और। बिल्कुल। उसके हवाले से जो है ना, इसमें अगर वो चाहे ओआईसी वाले, तो उसमें बहुत क्लियर चार्टर का मैं आपको हवाला दे देता हूँ। ठीक। चार्टर नंबर 1 है, उसका पैराग्राफ 8 है। आपके नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि ओआईसी के चार्टर में मौजूद है कि पैलेस्टीनियंस के लिए हमने क्या हिमायत करनी है। सही। वो कहते हैं कि सपोर्ट एंड एम्पावर द पैलेस्टीनियन पीपल टू एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एस्टैब्लिश देयर सॉवरन स्टेट विद अल कुद्स अल शर्फ एज इट्स कैपिटल। अब कैपिटल तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया बाकी ममालिक का, वाइल सेफ गार्डिंग द हिस्टोरिकल इस्लामिक कैरेक्टर एज वेल एज दी होली प्लेसेस देयरइन। ये लिखा हुआ है, ओआईसी के अल्फाज मैंने आपके नाजरीन के लिए लिख के रखे हुए थे। अब इसके बाद आप बताएं कि जो ओआईसी के जो अपने चार्टर में है, उसमें वो नहीं उस पर अमल कर रहे हैं। और उस चार्टर में ये भी दिया हुआ है, इस्लामिक ममालिक हैं, मेरी ख्वाहिश, मेरी मंशा, मेरी दुआ होगी कि वो चाहे तुर्की हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो या बाकी ममालिक जो जुबानी कह रहे हैं, सऊदी अरब ने भी कंडेम किया है, यूएई ने भी किया है जुबानी तौर पर, काश के वो ये झांक के देख लें कि ओआईसी के आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है जिसमें उम्मा के किसी खित्ते में, किसी सेक्शन में कोई मसला पैदा होता है, लोगों की जानें जाती हैं और उम्मा पे हमला होता है किसी हिस्से पर भी, तो फिर आर्टिकल 9 के तहत जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी एक सबमिट कॉल की जा सकती है और उस सबमिट में डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर उस सबमिट में डिसाइड करेंगे तो फायदा क्या होगा, उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी ये भेजेंगे जनरल असेंबली में, जनरल असेंबली की मीटिंग कॉल करवा लेंगे। वो जनरल असेंबली के साथ साथ एक मेंबर, अगर तो 15 मेंबर्स में से खास तौर पे प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो चाहे तो वो मीटिंग कॉल कर सकता है। फिर इसी तरह ह्यूमन राइट कमीशन में भी हो सकता है, उन्होंने भी फकत कंडेमनेशन की है। मैंने आपके सामने आईने की तरह ये चीजें सामने रख दी है। अब इस आईने की तरह जब चीजें सामने रख दी हैं, तो एक चीज और मैं बताता चलूं, ये बर्बरियत मुझे फवक्तन नजर आ रही है। ट्रंप ने जो काम किया है, उसके मुल्क के कुछ लोगों के बयान मौजूद है रिकॉर्ड में, अगर आप कहेंगे अपने रिसर्चर्स को बता देंगे कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसलिए कि ट्रंप ने वन स्टेट थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट दिया है। ये उसी पर काम हो रहा है। ये जो कब्जा ग्रुप है यहूदियों का, जो कि अच्छा, मैं यहाँ आपसे इस पे सवाल जरूर करूंगा, ये सवाल मैं इसको रखता हूँ। इससे पहले मैं ओआईसी के ही ऊपर सवाल कर लेता हूँ। आपने एक तरफ उनके जो आर्टिकल वगैरह हैं उससे लोगों को रोशनास कराया, लोगों को बताया कि उसके अंदर असल में है चीज़ क्या चीज़ है। ये तमाम जो सिनेरियो हमारे सामने अभी जो पेश हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल जो वहाँ पर जुल्म ढा रहा है, आप क्या समझते हैं ओआईसी की क्रेडिबिलिटी फिर क्या रह जाएगी अगर इस चीज़ के ऊपर भी वो स्टांस नहीं लेता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो? देखिए, ओआईसी का जिस तरह मैं बता रहा था कि जो इसके कर्ता धर्ता हैं, वो अथॉरिटेरियन जो हैं उसके रूलर्स हैं, जो अगर स्याह कह दें तो स्याह है, सफेद कह दें तो सफेद है, तो उनके अवाम के ख्यालात तो वही हैं जो हम बात कर रहे हैं, जो उनके दिल भी उसी तरह दुख रहे हैं जिस तरह हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो उनके रूलर्स हैं, उनके दिल इस तरह इसलिए नहीं दुख रहे हैं कि वो मसलियत में आ रहे हैं। उनको पता है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका बैठा हुआ है, और अब इजराइल भी आके उसने गारंटी दी है उनके प्रोटेक्शन की। और जब अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है खित्ते से, तो इजराइल को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके आ रहा है। बहुत सारे ममालिक उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ताकि
वो जो जबर का शिकंजा है, सही। चाहे वो माशी तौर पर, माशरती तौर पर या सियासी तौर पर हम्म। या अस्करी तौर पर, उस शिकंजे को जकड़ते जाएं। जब जकड़ते जाएंगे तो ये सारे रूलर वही बात करेंगे और ये वन स्टेट थ्योरी की तरफ ले जाएंगे पैलेस्टीन को। और जो इनका मकसद 1897 में जो उन्होंने सोचा था, ठीक। उसके हल की तरफ जाएंगे। और मेरी अपना तजिया, मेरी अपनी स्टडी जो मैं कर रहा हूं हम्म। और जो मैं देख रहा हूं, उसमें महसूस हो रहा है कि अब स्पीड तेज हो जाएगी इजराइल की तरफ से, ग्रेटर इजराइल की। और मेरी तमन्ना है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं हमारी क्या हालात मेरे होंगे या हम जैसे लोगों के होंगे। तो मुझे महसूस हो रहा है कि अगर ओआईसी जैसे प्लेटफॉर्म ने, अरब लीग जैसे प्लेटफॉर्म ने अगर इस पे जोर नहीं लगाया, तो आप गैरों से क्या तवक्को करते हैं? अच्छा, अरब लीग के भी आपने भी जिक्र करा। अरब लीग ने भी आज इस पे यकीन तौर पे वाज़ेह मज़म्मत की है, और वही जिस तरह से अभी आपने कहा कि ज़मानी जमा खर्च हुआ है, तो हम क्या समझ सकते हैं? क्या इजराइल को जैसे तस्लीम करने की बातें हो रही थी, फिर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, और अब जो ये सूरत हाल इजराइल की जानिब से पेश की जा रही है, आप समझते हैं कि ये दबाव डालने का ही कोई एक इशारा है या कोई नई चाल खेली गई इजराइल की जानिब से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप तारीख में चले जाएं, जब से इजराइल कायम हुआ है, बिल्कुल। और इजराइल के कायम होने की मैंने पिछली तारीख भी बता दी 1897 से आगे की, तो जब से हुआ है ये तो बतदरीज जबर, जुल्म, कब्जा। इस वक्त 7 लाख से ज्यादा यरूशलेम में यहूदियों को आबाद कर दिया गया है। सही। वहाँ के हाईएस्ट कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। मजीद मुसलमानों के आबाई गांव से, उनके घरों से निकाला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के करीब आते जा रहे हैं। सही। और ये भी आपको पता है कि ट्रंप ने वो कारनामा किया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के खिलाफ है 478 के, जिसके तहत कोई भी मुल्क, किसी दुनिया का भी अपनी एम्बेसी यरूशलेम में नहीं मुंतकिल कर सकता था, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और इसी चीज का अयादा किया गया था 2324 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में। तो मैं अब इसको गिनवा देता हूं आपको। न सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की कोई पासदारी, न अपने लोग जो ओआईसी के हैं, जिन्होंने लिखा हुआ है अपने चार्टर में, अपने मजहबी एतबार से और जज्बाती एतबार से तो है ही है, लेकिन वो जज्बात उनके सर्द हो चुकी हैं जो सरबराह हैं, लिहाजा वो अपने ही चार्टर की पे अमल नहीं करवा रहे हैं। तो उस सूरत में होगा क्या? वो कहते हैं ना कि अफकार को पाबंदे सलासल जो करोगे, तस्वीर के चिलबन से ज़िना आती रहेगी, लोग उभरेंगे उन ममालिक में, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों या हम जैसे ममालिक हों या इंडोनेशिया हो या बाकी इस्लामिक ममालिक हों। अगर वहाँ के सरबराह इन टेक्निकी नुक्तों पर जाके अगर काम नहीं करेंगे, तो फिर उनकी मजम्मत जो है ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, लोग निकल आएंगे। अच्छा, लोग निकल आएंगे। मैं इस पे जानने की कोशिश करूंगा। 2 सवाल मेरे पास हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा इस तमाम चीज़ के अंदर, किस तरह से पाकिस्तान इस चीज़ को हाईलाइट मजीद कर सकता है, ये है। और इसके बाद फिर दूसरा सवाल ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए, ये जो तमाम मामला है, क्या इसको ठंडा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता है, आप समझते हैं इस पर? जी हाँ, रास्ता यही है कि जो हमारे जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये अलग बात है कि कुछ अजाब सा है कि हमारी मईशत इतनी खराब हो गई है कि हम उसकी वजह से हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ मुतजलजल होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम एक बहुत बड़े मुल्क हैं। हमें चाहिए कि हम बजाय कल के आज फॉरेन ऑफिस से एक खत लिखें, एक मरासला लिखें ओआईसी को, एक मरासला लिखें जनरल असेंबली को, साथ में उर्दुगान को मिलाएं, ईरान को मिलाएं, चंद और ममालिक को मिलाएं। लेकिन सऊदी अरब नाराज हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता कि ऐसा करे पाकिस्तान। तो उस सूरत में ये मखमसा जारी रहेगा। पाकिस्तान इस मखमसे में है, और इस मखमसे में इसलिए है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत इतनी नागुफ्ताबे है कि वो उस जंगल से निकल नहीं पा रहा है। वरना पाकिस्तान बहुत इस्लामी ममालिक, मैं अक़वाम मुत्तहिदा में जब मेरी तैनाती थी और वहाँ की मैंने मुख्तलिफ अरब ममालिक की सरबराही की है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ की अवाम के दिल धड़कते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन अब पाकिस्तान करे तो क्या करे, हमारे अपने ही
जो अफकार हैं, जो हमारे लीडरों ने हमारा अशर कर दिया है, उसके बाद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हम ओआईसी के इस आर्टिकल के जरिए खत लिख सकें कि भाई आप एक मीटिंग खुदा के लिए कॉल कर लें। जनरल असेंबली का इसमें आर्टिकल है 20, आप अपने रिसर्चर्स को बताएं तो आपको निकाल के देगा कि उसके तहत मेंबर्स रिक्विजिशन कर सकते हैं और फिर सेक्रेटरी जनरल बाकी मेंबर से पूछता है, अगर वो मेजॉरिटी 50% से ज्यादा मेंबर्स उस मेजॉरिटी पर दस्तखत कर देती हैं तो जनरल असेंबली की मीटिंग कॉल हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो मौजूद हैं और उसमें अगर प्रेशर डाला जाए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो है बात के इस तरह तो मसला हल हो सकता है। जिस तरह हम कर रहे हैं मजम्मत मजम्मत मजम्मत, उससे कोई नहीं। मजम्मत के साथ क्यों नहीं हमारे ममालिक ने इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया है? ठीक है, मजम्मत से ही सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली कि असल में हो क्या रहा है, क्या पाकिस्तान इस पर कोई किरदार अदा कर सकेगा। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से या मजम्मत करने से नहीं होगा। पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस से एक लेटर ओआईसी को फौरी तौर पर भेजना चाहिए और मुस्लिम ममालिक को साथ मिलाकर इस चीज़ के ऊपर बैठ के वाज़ेह तौर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आर्टिकल के अंदर उनके मौजूद हैं। अपने ओआईसी की जो फैक्ट है, जो रेजोल्यूशन, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इस पर रोशनी डालने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन में हो रहा है उस पर मजम्मत तो यकीनी तौर पर अब हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। अमरीका तक ने इस चीज़ पर मजम्मत कर दी है, लेकिन हमास को उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आपने क्यों हमला किया या क्यों किया गया, किस लिए किया गया। हालांकि जो इसराइल की जानिब से किया गया है उस पर भी मजम्मत अमरीका ने की है और यकीनी तौर पर वो भी उनकी जानिब से की जाने के लिए काबिल तारीफ है। और इस्लामी ममालिक जो इस पर वाज़ेह किरदार अपना अदा कर सकते हैं, उनको अब ज़बानी जमा खर्च से निकल के बाय लॉ बाय फैक्ट के साथ इस पर किरदार अदा करने की मजीद कोशिश करनी चाहिए। मजीद बात करेंगे इस टॉपिक पर, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कुछ शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर। बाहर जाने का परवाना मिला मगर फिर भी नहीं जा सके और वफाकी हुकूमत की जानिब से उनका नाम ईसीएल में डालने के लिए आज काबीना मीटिंग बुलाई गई और उसके अंदर अब कहा जा रहा है कि फैसला किया गया है उनका नाम ईसीएल में डालने के लिए। मगर शहबाज शरीफ साहब को 15 दिन की मोहलत दी जाएगी उनको रिव्यू पिटीशन के लिए, और वो चाहें तो बजट खुद भी पेश हो सकते हैं पिटीशन के साथ साथ। और इसके साथ अब वफाकी हुकूमत कह रही है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त देना शायद मुश्किल होगी, क्योंकि उनका नाम ईसीएल में डालने के लिए अब वाज़ेह तौर पर फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे से टेलीफोन पे मौजूद हैं समीना मतलूब साहबा हैं, एमएनए है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। समीना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगी, शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते जाते रह गए, बिल्कुल ही एयरपोर्ट पे उन्हें रोक लिया गया और नाम ईसीएल में डालने के लिए आज फैसला भी किया गया है। 15 दिन की रिव्यू पिटीशन है, क्या करने जा रही है नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो इनकी हरकत सुन के हंसी आती है। अब आप ये देखें, ये वो गवर्नमेंट है जो खुद हर तरफ से फेल हो चुकी है और सिर्फ एक ही तरफ तवज्जो है कि हमने मियाँ साहब को कैसे धोना है, हमने मियाँ शहबाज शरीफ को कैसे रोकना है। अब इन लोगों के दिलों में खौफ किसको है? अवाम को तो ये खुश नहीं कर सके, अपोजिशन को क्या इन्होंने खुश करना है? इनके जो हथकंडे हैं ये आजमा लें। ये जो अदालती फैसले हैं ये उनसे टक्कर नहीं ले सकते, ये खुद लहूलुहान हो जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे। अदालतों के साथ टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल भी ना ले। मेरा मशवरा इन्हें यही है कि जो अदालती फैसले उनके मनो अमल करने दे, होने दें, और इनकी भी इज्जत है और हमारी आवाम की इज्जत है, हमारी अदालतों की इज्जत है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर विफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि वो तो गारंटर थे नवाज शरीफ साहब के, वो क्यों बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई मामला ठीक करने जा रहे हैं बाहर वो? मेरी एक बात सुनिए, ये कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट जाने और मियां नवाज शरीफ जाने, ये कौन होते हैं कोर्ट के ऊपर कोर्ट बनने वाले? ये कौन होते हैं किसी को गारंटर कहने वाले? ये उनसे पूछे तो अदालत पूछे, अदालत ने इजाजत दी और वो गए। अब ये सवाल उठाना कि गारंटर के तौर पे ये थे तो ये क्यों जाने दे, तो ये अदालती फैसले हैं, हम कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं? अच्छा, क्या नून लीग अब क्या करने जा रही है? जब उनका समीर साहब, नून लीग अब क्या करने जा रही है? शहबाज शरीफ साहब क्या वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों के खिलाफ तौहीन अदालत का केस लेकर अदालत में जाना चाह रही है, या 15 दिन का जो टाइम पीरियड है रिव्यू पिटीशन का वहां जाएगी अब मुस्लिम लीग नून? जो टाइम है वो अपना हुकूमत की तरफ से दिया गया है।
जी जी, हुकूमत की तरफ से हुकूमत ने कहा कि 15 दिन का टाइम है, नाम ईसीएल में डाल दिया जाएगा वरना। हमें अदालती फैसलों का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। जैसे अदालत अगर हमें तलब करती है हम पेशेंगे, लेकिन हमें डर मुस्लिम लीग यूनियन को इनके खिलाफ तौहीन अदालत में जाना चाहिए और वो जाएंगे, क्योंकि ये इनका एक एक वजीर खुद करप्ट वजीर है, खुद नालायक ना अहल वजीर है, और इतने मुंह उछल उछल के बोल रहे हैं ना, इन्हें ये भी नहीं समझते कि हम अपनी हुकूमत की मदद कर रहे हैं अदालतों के खिलाफ करके। अच्छा समीना साहब, शहबाज शरीफ साहब ने क्या अब उम्मीद छोड़ दी है बाहर जाने की, क्योंकि बाहर जाना था उनको मेडिकल सिचुएशन के ऊपर, तो क्या अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी बाहर जाने की? नहीं, उम्मीद क्यों छोड़े, किसी मुसलमान कोई मुसलमान कभी उम्मीद नहीं छोड़ता अल्लाह की तरफ से, वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। जो उनका ट्रीटमेंट होना है वो तो होना है, उन्हें जाना है वो इंशाल्लाह जाएंगे और इंशाल्लाह अदालतें उनकी फैसला देंगी, हम उसी के मुताबिक जाएंगे या खुद ही मुंह देखते जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और शहबाज शरीफ का मामला के बाहर जाना है, जाते जाते रह जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पे ही, 15 दिन का टाइम दिया गया ना, ईसीएल में वरना डाल दिया जाएगा, रिव्यू के साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, खुद चले जाएं तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। लेकिन हुकूमत इस चीज़ पे बज़द है कि उनको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं और उनको बाहर जाने की अगर इजाज़त दे दी तो फिर उनका गारंटर कौन बनेगा, फिर ये भी सवाल पैदा होता हुआ दिखाई देगा। इस पर मजीद बात करेंगे। आपको बताते चलें कि एक तरफ जब हुकूमत इस तरह के फैसले ले रही है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी है, उनके साथ यहीं पर रहना है, उनके जो केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, और साथ साथ हुदैबिया का जो उन्होंने नए शवाहिद के साथ कुछ फैक्ट पेश किए, उन्होंने कहा है कि अगर नए सिरे से कोई तहकीकात करनी है, नए शवाहिद के साथ करनी है, तो यकीनी तौर पर उस चीज़ की दोबारा तहकीकात हो सकती है। आज जिस तरह से वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और शहजाद अकबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसके अलावा बहुत दीगर केसेस हैं और उन केसेस में बहुत बड़ी अमाउंट है उनके ऊपर इल्ज़ाम जिसका लगाया गया है। कुछ 7 अरब का भी उन्होंने कहा कि एक केस तो ऐसा है जिसमें 7 अरब है, कुछ लोगों की अगर तनख्वाहें भी जमा कर लें तो वो भी 7 अरब से कम पड़ेंगी, और 7 अरब की जो फिगर है अगर वो भी वापस कर देते हैं तो प्ली बार्गेनिंग के तौर पर उनसे भी तब भी बात की जा सकती है। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं उज़मा कारदार हैं, एमपी हैं, पंजाब से, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। उज़मा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगी, हुकूमत क्या करने जा रही है? नाम ईसीएल में डालने का फैसला किया जा रहा है, 15 दिन का फिर भी टाइम दिया गया है, चले वो भी अच्छा है, कानूनी तौर पे है, तो क्या वाकई उनको बाहर जाने से रोक लिया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखें, ये इनको जो बेल इनको मिली थी, ये हाई कोर्ट से मिली थी, और इनको आपको पता है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहले जमानत अपने भाई की दी थी कि जी उनको जाने दें और मैं जमानत देता हूँ कि वो वापस आ जाएंगे। अब हुकूमत को पता है कि जी ये चले जाएंगे, तो हमने बाद में अवाम का सामना करना है, हमने अवाम को क्या जवाब देना है। अवाम पहले ही हमसे कई सवाल पूछ चुके हैं नवाज शरीफ के मतलब कि जी वो तो वहाँ पे बड़े आराम से बैठे हुए हैं, आपने क्यों उनको जाने दिया, आपका एहतसाब और आपकी जो एक एक पाइप वापस लाने वाला जो मैनिफेस्टो था वो किधर गया है। तो अब यहाँ पे इनके जो हुदैबिया का जो केस है वो हुकूमत जो है उसको दोबारा खोलने का इरादा पक्का हमने कर लिया है। और अच्छा, वो तो उन बेसिस पे कर सकते हैं ना कि अगर आपके कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं, कुछ हाथ लगा है ऐसा इदारे के पास? जी देखें, बिल्कुल कोई हाथ लगा है तो तभी हम लोगों ने ये दोबारा केस खोलने का सोचा है ना, क्योंकि पहले तो ये टाइम बार की वजह से ये केस जो था टेक्निकल ग्राउंड पे इसको क्लोज कर दिया गया था। तो अब कोई नए हमारे कुछ एविडेंस आई है जिसकी बेसिस पे हम इसको दोबारा खोलने अब जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ उस्मा साहब आपने एक तरफ ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं शहबाज शरीफ साहब, इसलिए उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिस तरह से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, अगर शहबाज शरीफ साहब की कोई गारंटी देता है कि वो वापस आ जाएंगे तो इजाजत दी जा सकती है क्या? आप मुझे पहले इस सवाल का जवाब दें, क्या नवाज शरीफ वापस आ गए? ये तो हुकूमत का काम है ना वापस लाने का, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं इसमें। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर अब हुकूमत क्यों इनको जाने से रोक रही है? भाई आप अपना पहला वादा तो पूरा कर नहीं सके, अब आप खुद बाहर जा रहे हैं, तो हम किस तरह से आपको यकीन कर लेंगे कि आप वापस आ जाएंगे? अब हमारा तो एतमाद खत्म हो गया थे। तो हुकूमत समझती है, शहबाज शरीफ साहब को खतरा समझती है क्या हुकूमत अपने लिए?
नहीं देखें, खतरे की बात नहीं है, बात होती है कानून की, रूल ऑफ लॉ की। सही। अगर इनके खिलाफ जो जितने भी केसेस हैं और जो इनके ऊपर इल्जामात हैं, ये अपने आप को पहले क्लियर करें। इनके नैब पे सारे रेफरेंसेस चल रहे हैं, वो क्लियर करें। अभी हुदैबिया का जब खुलेगा उसमें अपने आप को क्लियर करें दोबारा। तो फिर उसके बाद अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन अभी तो इनसे अरबा रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं जो इन्होंने, जिसको अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि ये गलत है। अच्छा चलें, हुकूमत तो बज़द है इस पे कि उनको जाने नहीं देना, इदारे इस पे बज़द हैं कि वो जा नहीं सकते, उन पे केसेस है। लेकिन कोर्ट ने, अदालत ने तो फैसला दे दिया है, तो फिर इदारे और हुकूमत ने क्यों बज़द है इस पे कि उनको रोके? देखिए, अदालत ने जो उनको जो रिलीफ दिया है वो ठीक है, उन्होंने दिया है, लेकिन ये ब्लैक लिस्ट में इनका नाम था। और ब्लैक लिस्ट में नाम था, मगर आज शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि उनका नाम तो ब्लैक लिस्ट में था ही नहीं। नहीं, इनका था ECL में। अब इनका दोबारा हुकूमत इनका नाम डाल रही है और हम हर चीज इजाजत नहीं दे सकते इनको बाहर जाने की, क्योंकि हमें अवाम का को फेस करना है। और हमने ये वादा किया है लोगों से कि हम एहतसाब करेंगे और लूटा हुआ कौम का पैसा जो है वो हर हालत में हमने निभाना है इन लोगों से। अच्छा, शेख रशीद साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की बाहर जाने की मेडिकल सिचुएशन हमारे सामने थी, मगर शहबाज शरीफ साहब की मेडिकल सिचुएशन हमारे सामने नहीं थी। लेकिन जब अदालत ने उन्हें रिलीफ दिया है, बाहर जाने की इजाजत उनको देने की कोशिश दी है उनको, तो वो भी मेडिकल सिचुएशन पे थी। तो क्या हुकूमती वज़रा इस चीज़ से लाइल्म है कि अदालत क्या फैसला दे रही है, किसके हक में दे रही है, और फिर वफाकी हुकूमत जो अदालत के फैसले के बरखिलाफ काम कर रही है या इदारे उनके बरखिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगा? देखिए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हुकूमत भी अदालत के पास ही जाएगी, नैब प्रोसिक्यूटर भी अदालत के पास ही जाएंगे और वहाँ से उनसे ये इजाज़त लेंगे, क्योंकि बिल्कुल हम जो कोर्ट का जो फैसला है, चाहे हमें उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं कोर्ट की, और अब उनके पास जाके रुजू करेंगे कि आप हमारा मौक़िफ़ भी सुने प्लीज़। चलिए, बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब का मामला 15 दिन का टाइम दिया गया उन्हें रिव्यू के लिए कि आप आएँ और आके खुद भी पेश हो सकते हैं या अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं इस फैसले के खिलाफ कि आपका नाम ECL में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मगर एक तरफ जब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं था, लेकिन उज़्मा कारदा साहबा कह रही हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था। क्या चल रहा है आपस में ही, वज़रा इस चीज़ पे कंफ्यूज है। और फिर अदालत ही अगर फैसला दे रही है मेडिकल सिचुएशन पे, मगर दूसरी जानिब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मेडिकल सिचुएशन में उनकी लीव थी, तो वो तो हमारी नॉलेज में नहीं है, नवाज शरीफ साहब की थी वो तो। लेकिन क्या अब वज़रा ही अदालती फैसले से लाइल्म है और अदालती फैसले के खिलाफ अब इस तरह से जाना, क्या ये तौहीन अदालत है? बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि सवालात बनते तो हैं हुकूमत से, मगर हुकूमत इस चीज़ को गोल मोल करती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है। शहबाज शरीफ के मामले पे क्या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए कोई खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।